हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के प्रश्नवली 1.2 को सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चलिए इसको करते हैं। क्या लिखना है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। इसमें लिखना है क्या कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये बात क्या है? ये बात सत्य है। क्या है? सत्य है। कारण क्योंकि वास्तविक संख्याओं में अपरिमेय संख्या भी होती है। पहला का हो गया कारण की, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये बात, चलिए दूसरा नंबर लिखते हैं। दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप का होता है। ये बात क्या है? ये बात असत्य है। ये बात क्या है? असत्य है। क्यों असत्य है? कारण क्या है? कारण क्या है कि संख्या रेखा पर दोनों ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं होती है। परंतु प्रत्येक बिंदु पर एक वर्गमूल संख्या हो, ये संभव नहीं। ये संभव नहीं है। हो गया दूसरा का। तीसरा नंबर क्या कह रहा है, देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है? प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ये क्या है? ये बिल्कुल असत्य है। क्यों असत्य है?
असत्य है। क्यों असत्य है? कारण क्या है इसका? चलिए कारण लिखते हैं। कारण क्या है, क्यों असत्य है ये? कारण ये है क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में, क्या लिखेंगे? क्योंकि वास्तविक संख्या के समूह में परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती है। केवल अपरिमेय संख्या नहीं होती है। बस इतना ही लिखना है तीसरे नंबर पे। चलिए हम लोग आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन में लिख देंगे, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होती है? लिखेंगे कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होती है। हो गया। अब क्या बोल रहा है कि यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। चलिए उदाहरण लेते हैं। धनात्मक पूर्णांक के कुछ उदाहरण, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 का लेते हैं। सबसे पहले 1 का क्या होगा? √1। इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1। क्या होगा यहाँ पे? 1 हो जाएगा। परिमेय संख्या क्या होगा? परिमेय हो जाएगा। उसी तरह हम लेते हैं क्या? √2 लेते हैं, तो √2 का क्या होगा? तो √2 ही रहेगा, तो ये फिर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय। √3 का लेते हैं। √3 इसका भी वर्गमूल क्या हो जाएगा? √3 ही रहेगा, तो क्या लिखेंगे? ये भी क्या है? अपरिमेय है। ये भी अपरिमेय है। √4 लेते हैं। √4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2। ये क्या हो जाएगा? परिमेय। ये क्या होगा? परिमेय होगा। √5 का लेते हैं। √5 का क्या हो जाएगा? √5 ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। √6 का लेते हैं, तो √6 का भी कितना आ जाएगा? √6 ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ये भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। उसके बाद √7 का लेते हैं। √7 भी क्या हो जाएगा? √7 इसका भी, ये भी हो जाएगा अपरिमेय। √8 लेते हैं। √8 भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। √9 क्या होगा? √9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 3। ये होगा क्या? ये होगा परिमेय। ये क्या होगा? परिमेय। मतलब क्या क्या? 1, 2 और 3 क्या हो गया? परिमेय। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः सभी धनात्मक
पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होता है। हो गया प्रूफ। ठीक, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। चलिए इसको करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में पूछा नहीं जाता है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले क्या बोल रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। किस पर काम करना है क्या इसमें कि एक रेखा खींचना है एक। ठीक, मान ले यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, यहाँ फिर 1, यहाँ 2, यहाँ मान ले 3 है। ये सब क्या है -1 होगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहला काम क्या करना है इसमें कि इस पॉइंट को मान लीजिए ए है और इसमें एक लंब खींचना है। इसको भी कितना मानना है 1 मानना है और इसको इसके साथ मिला देना। इसको मान लीजिए बी है। ठीक, अब क्या काम करना है कि पाइथागोरस फॉर्म पढ़े होंगे कि कर्ण स्क्वायर बराबर या कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस फॉर्म पढ़े होंगे। इसी से हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। √5 निकालना है पूरा। देखिए ये कितना डिग्री है, ये 90 डिग्री है या नहीं है, ये 90 डिग्री है। हमेशा एक बात को याद रखिए कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा, कर्ण ही होगा। ये क्या होगा, कर्ण होगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ओ भी क्या है, कर्ण है। ओ भी क्या है, कर्ण है। मतलब हम लिख सकते हैं त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज या समकोण त्रिभुज ओ ए बी में क्या फॉर्मूला होता है पाइथागोरस, कर्ण बराबर √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए कर्ण कौन है, ओ बी क्या है, कर्ण। मतलब लिख सकते हैं क्या कि ओ बी बराबर √ लंब क्या है ए बी का स्क्वायर प्लस आधार क्या है ओ ए का स्क्वायर। मतलब ओ बी बराबर √ क्या निकल गया, ए बी कितना है, ए बी 1 का स्क्वायर है अब प्लस ओ ए बी कितना है 1 का स्क्वायर है। तो ओ बी मेरा निकल गया कितना, √1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया √2। 1 प्लस 1 कितना 2, तो ओ बी कितना निकल गया √2। मतलब ओ बी ये वाला कितना निकल गया √2। समझ में आया। फिर क्या काम करते हैं, फिर इसमें एक मात्रक फिर ले लेते हैं, फिर इसको यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। ठीक, तो इसको मान लिए सी। अब फिर क्या काम करना है कि समकोण त्रिभुज ओ बी सी में, ओ बी सी के लिए कितना, ये 90 डिग्री हुआ। अब ये 90 डिग्री, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। मतलब ओ सी लिख सकते हैं हम। तो ओ सी बराबर √ लंब स्क्वायर कौन हो जाएगा, ये लंब, इसको भी क्या मान लिए 1 माने। तो 1 स्क्वायर प्लस आधार क्या हो जाएगा ओ बी, मतलब √2 का स्क्वायर। तो ओ सी बराबर √1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 का स्क्वायर 2। मतलब ओ सी बराबर हम लिख सकते हैं कितना 1 + 2 कितना हो जाएगा 3। कितना निकल गया, मतलब ये वाला मेरा निकल गया कितना √3। यहाँ पे क्या है देखिए 2 का स्क्वायर है क्योंकि ये आधार है। आधार किसका, फॉर्मूला पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसमें स्क्वायर देते इधर लेकर आएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उस हिसाब से हम निकाल रहे हैं। चलिए अब आगे निकालते हैं। अब फिर इसको क्या कम करिए, फिर इसको एक मात्रक फिर ले लेते हैं। फिर इसको क्या काम किए, यहाँ मिला दे। तो ये कितना डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। ठीक, अब इसको हम मान लेते हैं डी। इसको क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। तो देखिए अब कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ओ सी डी में। किसमें, ओ सी और डी में, ओ सी डी में। ओ सी डी के लिए कर्ण कौन होगा, ओ डी। कौन होगा, ओ डी। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि ओ डी बराबर √ क्या कौन हो जाएगा बी सी प्लस सी डी। मतलब लिख सकते हैं कि सी डी का स्क्वायर प्लस
ओ सी का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? तो ओ डी बराबर अंडर रूट सी डी कितना है, देखिए सी डी कितना है, एक है, सी डी कितना है, एक, तो 1 का स्क्वायर प्लस ओ सी देखिए कितना है, ओ सी ये वाला लाइन कितना है, √3, कितना निकाले अभी, √3, मतलब क्या, √3 का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि ओ डी बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, अब प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, मतलब लिख सकते हैं कि ओ डी बराबर अंडर रूट 3 और 1 4, मतलब कितना निकल गया, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, मतलब ओ डी निकल गया कितना, ये वाला कितना निकल गया, ये वाला निकल गया 2। समझ में आया? अब क्या काम करना है, फिर इसमें क्या करना है, एक मान लेना है, एक मान लेना है 1, फिर इसको क्या करना है, इसके साथ मिला देना है। अब इसको डी तो इसको क्या मान लेते, ई मान लीजिए। अब इसको ई मान लीजिए तो ये भी 1 मात्रक है, तो इसके लिए इस 90 डिग्री के लिए ये कर्ण हो गया, हुआ या नहीं, ये कर्ण हुआ। अगर इस 90 डिग्री के लिए ये वाला ओ ई कर्ण हो गया, तो हम क्या मान सकते हैं कि त्रिभुज ओ डी ई में, किसमें, समकोण त्रिभुज ओ डी ई में हम यहाँ क्या लिख सकते हैं हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ओ डी ई में, ओ डी ई में, ठीक। अब ओ डी ई में अगर लिखेंगे तो देखिए ओ डी ई में इसके लिए कर्ण हो जाएगा कौन, ये वाला कर्ण होगा या नहीं, ये कर्ण होगा, मतलब हम लिख सकते हैं ओ ई बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ ई बराबर अंडर रूट क्या हो जाएगा, ओ ई बराबर, मतलब ओ ई कर्ण हो गया, तो कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये लंब हो गया, ई डी लंब प्लस ओ डी, क्या लिख सकते हैं कि अंडर रूट ई डी का स्क्वायर अब प्लस ओ डी का स्क्वायर, ठीक। तो ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ई डी कितना है, देखिए ई डी कितना है, ई डी 1 है, ई डी कितना है, ई डी तो लंब है ना, तो ई डी कितना है 1 है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर, ई डी की जगह क्या लिख देंगे 1 का स्क्वायर। उसके बाद ओ डी देखिए कितना है, ओ डी कितना है 2 है, ओ डी कितना है 2 है, तो ओ डी की जगह क्या लिख देंगे, ओ डी के स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे रूट अंडर रूट 2, ओ डी की जगह क्या लिख दिए 2 का स्क्वायर। अब ओ ई बराबर कितना निकल गया, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो ओ ई बराबर कितना निकल गया 4 और 1 5, कितना निकल, मतलब ये वाला कितना निकला, ये निकल गया √5, कितना निकला ये वाला √5। अब इसमें क्या काम करिए, देखिए √4 का वैल्यू कितना आया, देखिए √4 का वैल्यू कितना आया 2, √4 का वैल्यू 2, तो √5 क्या होगा 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, समझ रहे हैं बात, √4 का वैल्यू कितना आया 2 आया ना, तो √5 का वैल्यू कितना होगा 4 से थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब अगर यहाँ ले ले तो ये 2 आया तो ये 2 से थोड़ा ज़्यादा होगा, मतलब इस वाले पॉइंट में आ सकता है। फिर से समझिए बात, √4 ये वाला निकला, √4 कितना निकाले 2 है, √4 अगर 2 है तो √5 का वैल्यू कितना होगा 2 है तो थोड़ा ज़्यादा होगा, √4 का अगर 2 है तो √5 का कितना हो जाएगा 2 से थोड़ा ज़्यादा, मतलब इस वाले पॉइंट पे आएगा, मतलब फिर हम क्या मिला सकते हैं कि ओ ई हो जाएगा, इसको क्या मान लेते हैं एफ मान लेते हो, तो क्या हो जाएगा ओ ई, फिर क्या हो जाएगा इसके साथ किस बिंदु पे मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। ये कैसे किए समझ में आया, ओ ई से यहाँ कैसे मिला दिए, क्यों मिला दिए यहाँ पे समझ में आया, ओ ई को से लेकर के एक हम क्या किए, एक हम त्रिज्या खींचे, ओ ई से एक हम त्रिज्या खींचे, क्योंकि √4 का मान कितना आया था 2, हमको रेखा पे प्रदर्शित करना था, दिखाना था रेखा पे कि √5 का मान कहाँ आएगा। जैसे √2 का मान कितना आया, √4 का मान कितना आया 2, तो √5 का कितना आएगा 2 से थोड़ा ज़्यादा। अब ओ ई से लेकर के हम एक क्या किए त्रिज्या खींचे, ये त्रिज्या खींचेंगे तो कहाँ आएगा यहाँ पे बिंदु आएगा, इसीलिए यहाँ से लेकर के ये वाला लाइन हम खींचे, समझ में आया।